Hello everyone, once again welcome to your own channel, that is IDT classes where you are learning your physics in a better and a easier way. So in our today's series we will start our next topic of chapter number 3 of class 12 जो कि हमारा रहता था पार्ट। तो आज की सीरीज में हम अपने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। देन इन द नेक्स्ट सीरीज आई विल ब्रिंग द क्वेश्चन आंसर सीरीज फॉर यू पीपल ऑफ चैप्टर नंबर 3। देन उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मैग्नेटिक। तो आज के सेशन के अंदर पर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपने हमारी पिछली सीरीज़ देखी? अगर नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाकर वो सीरीज़ देखिए, पढ़िए, उसके बाद ही आप इस सीरीज़ पे आइएगा, क्योंकि जब तक आपको वो सीरीज़ के बारे में नहीं पता होगा तब तक आपको ये सीरीज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो इस सीरीज़ को करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले पीछे के जो टॉपिक्स हैं आपके ब्रिजस्टोन ब्रिज जो है आपका मीटर ब्रिज है उसके बारे में पढ़ना है और ओम्स लॉ वगैरह के बारे में पढ़ना है, ताकि वो फॉर्मूलाज आप इसके अंदर क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। ओके बेटा, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो आपका आज का टॉपिक है वो है हमारा पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर नाम से हमें पता चल रहा है पोटेंशियो का मतलब क्या होता है बेटा। पोटेंशियो का मीन्स होता है कि वो डिवाइस जो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक्यूरेटली बताए। किस चीज़ के बारे में बताए? एक्यूरेटली। याद रखना, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में यही डिफरेंस है। मैं साइड बाय साइड आपको डिफरेंस भी करते जाऊंगी। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली बताता है, लेकिन वोल्टमीटर हमें अप्रॉक्सीमेटली बताता है। ठीक है। और अब क्या है हमारे पास, इसका एक प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। वो प्रिंसिपल क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पोटेंशियल ड्रॉप इन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कि जब हम एक कंडक्टर लेते हैं, जैसे ये हमारे पास इसका डायग्राम है, ये एक वायर है ए बी, ठीक है, इसकी पर्टिकुलर लेंथ है हमारे पास। तो इसके अक्रॉस, इस वायर के अक्रॉस इसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, और उसके अक्रॉस अगर कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इट मीन्स बी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। जितना भी ड्रॉप होगा वो लेंथ के अक्रॉस होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, L है। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है कि V इज प्रोपोर्शनल टू L कैसे आया। हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या बताता है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या बताता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो R हमें पता है कि हमारा जो R है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक लेंथ के ऊपर, एक एरिया के ऊपर, एक नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो अगर हम R देखें तो फॉर्मूला होता है रो L बाय ए। ये आप सभी ने पढ़ रखा है, 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। तो आपके पास R है, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, आपके पास फॉर्मूला है। आपने क्या किया, सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। जैसे आप सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, वैसे ही आपके पास V कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर कितना है बेटा, रो L बाय आई कितना है, रो L बाय ए। तो अब हमने यहाँ से क्या देखा, आपके पास रेजिस्टिविटी रो भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ से I को कांस्टेंट कर दें, कि अगर हमने कांस्टेंट करंट के लिए निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप, तो हमारे पास यहाँ से अगर I कांस्टेंट है तो V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, L के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ तो क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। तो V इज प्रोपोर्शनल टू L। अब हम इसको क्या लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स थी इनको हम ले लेते हैं K के इक्वल। किसके इक्वल लेते हैं हम, K के इक्वल। और यहाँ हमारे पास यहाँ K क्या है, K इज नोन एज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर हम यहाँ से डिफाइन करते हैं, दैट इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, या पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस को भी हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन है, यहाँ हम क्या करते हैं, हमारे पास वैसे 4 वायर्स होती है पोटेंशियोमीटर के अंदर। कुछ इस तरह की जिगजैग वायर्स होती हैं, कुछ इस तरह की वायर्स होती हैं। ये आपके पास A टर्मिनल से स्टार्ट होता है, B टर्मिनल से। ठीक है, ऐसे ना करके, मतलब आप जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितने टाइप की वायर्स हम इस तरह से लेते हैं। ये इस तरह से होती है, ये होता है A, ये होता है B, ये होता है आपका। तो इसको ऐसे ना लेके हमने एक पूरा एक वायर ले रखा है यहाँ पे, और इसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, बैटरी से, एमीटर से, रियोस्टेट से, की से। और ये एक सेल है EMF का जिसका E है, और एक गैल्वेनोमीटर, एक चौकी लगी हुई है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन आती है पोटेंशियोमीटर की। जब आप इसको प्रॉपरली अपने लैबोरेटरी के अंदर करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि वहाँ पर V जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है L की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ओके, नाउ सी इसकी 2 एप्लीकेशंस है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा इसकी एप्लीकेशंस को करते वक्त। सबसे पहली एप्लीकेशन आती है टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स। इसके बेसिस पे प्रैक्टिकल भी है आपके फिजिक्स के उसमें,
तो आप जब प्रैक्टिकल लैब में जाएं तो इस प्रैक्टिकल को करके देखिए कि क्या वाकई में ही हम कंपेयर कर सकते हैं EMF टू सेल्स को। तो इसमें हम क्या लेते हैं, हमारा ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है वो वाला पार्ट, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ गया, नीचे आ गया। हमने क्या करना है, 2 EMF को कंबाइन करना है, उसको कंपेयर करना है। तो हमने 2 EMF लगा दिए, एक ये वाला एक ये वाला, 2 EMF लगा दिए। इसका EMF हमने ले लिया E1 और इसका हमने EMF ले लिया E2। और साथ में हमने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। पहले हम क्या करेंगे, 1 को 3 से कंबाइन करेंगे, फिर हम 2 को 3 से कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप 1 को 3 से कंबाइन करेंगे, आपके पास ये सर्किट जुड़ जाएगा, ये वाला सर्किट, ठीक है। जब ये सर्किट जुड़ जाएगा तो उसमें से आपको पता है कि V जो है वो किसके इक्वल था, KL के इक्वल आएगा। अब हमारे पास पहली जो लेंथ आई, मान लो जो कि नहीं यहाँ पर नल रिफ्लेक्शन शो के इस पॉइंट पर, और हमारी लेंथ क्या है हमारे पास L1, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था पोटेंशियोमीटर का V इक्वल टू KL, V के प्लेस पे क्या है हमारे पास E1, K एज इट इज, और L1 लेंथ पर हमारे पास क्या आई है, नल रिफ्लेक्शन आई है L1। अब क्या किया, अब हमने सेकंड और थर्ड को ज्वाइन किया, इट मींस ये वाला आपका ऑफ हो गया, अब ये वाला सर्किट आपके साथ क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। जैसे आप ज्वाइन करेंगे फिर आप चौकी को इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, वायर होती है, जब आप उसको स्लाइड करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा आपका, सपोज करिए आप L1 लेंथ पे ना आके उसकी नल रिफ्लेक्शन अब कहाँ, ये L2 लेंथ पे है, ये वो हमने पॉइंट ले लिया J डैश, ठीक है, L2 लेंथ। अब हमने क्या करा, अगेन B की जगह E2 लिया, K इंटू L कितना है हमारे पास L2। अब हमने फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया, जैसे आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे वैसे आपके पास क्या आ जाएगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू KL1 बाई KL2, K से K कैंसिल, L1 बाई L2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर देखें तो E1 बाई E2 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, L1 बाई L2। तो यहाँ से आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमने कंपेयर किया 2 EMF को, तो 2 EMF का कंपेरिजन किसके इक्वल आया, इन दोनों के लेंथ के कंपेरिजन के इक्वल आया। इट मीन्स E1 इज इक्वल टू L1 एंड E2 इज इक्वल टू L2। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया आपको, ठीक है। तो ये तो था कंपैरिजन के बाद। अब आप नेक्स्ट जो अगर आप एप्लीकेशन देखते हैं तो उसमें क्या बताता है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपको निकालना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में आपको प्रीवियस जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का एक रिलेशन किया था, अब आपको उसका रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा इस केस में। ये हमारे पास क्या है, एक सर्किट डायग्राम है, बिल्कुल सारा यहाँ तक सेम है, ये भी सेम है, बस यहाँ पे हमने क्या लगाया, E1 की जगह हमने क्या ले लिया, E ले लिया, सिंपल, ठीक है। अब हमने क्या किया, E2 नहीं लिया क्योंकि हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आपके पास क्या आना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का होना जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक E ले लिया हमने K2, ठीक है। अगेन हमने क्या किया, सबसे पहले इस P के लिए किया, इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, K2 को हमने ओपन कर दिया ताकि इसमें से कोई करंट पास आउट ना जाए करे, सिर्फ अपर पार्ट में से करंट पास करे। और यहाँ का E1 कितना है, E, और हमें पता है V इज इक्वल टू K होता है, V की जगह क्या हो गया, K इंटू L1, क्योंकि J पॉइंट पर L1 जो लेंथ थी उस पर क्या आया था, आपका नल रिफ्लेक्शन आया था। तो यहाँ से हो गया E इज इक्वल टू K इंटू L1। सिमिलरली अब आपने क्या किया, K2 को टैप किया, जैसे आप K2 को टैप करोगे वैसे क्या होगा, पूरा सर्किट वर्किंग करने लग जाएगा, ठीक है। जब वर्किंग करने लगेगा तो यहाँ पर आपका जो ये EMF है, ये EMF किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया साथ में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा TPD मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस केस में आपका जो E है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो V में कन्वर्ट होगा वैसे जो कि है वो नल रिफ्लेक्शन किसी अनदर पॉइंट पे दिखाएगी, लेट इट बी L2, वो हमारे पास हो गया L2। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, V इज इक्वल टू KL2। अब हमारे पास ये फर्स्ट हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, दोनों को डिवाइड करेंगे, E बाई V किसके इक्वल हो गया, L1 बाई L2 के इक्वल हो गया। जैसे हमने यहाँ निकाला था, यहाँ पे E बाई V है, यहाँ पे E1 बाई E2 था, क्योंकि हमने यहाँ पे E1 बाई E1 और E2 दिया था। अब हमें पता है कि हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्म निकाला था, R इज इक्वल टू R E बाई V माइनस 1। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। अब इस रिलेशन में बस E बाई V की वैल्यू को आपने क्या पुट करना है, L1 बाई L2 पुट करना है इस इक्वेशन से। जैसे आप E बाई V की वैल्यू को L1 बाई L2 पुट करेंगे वैसे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो कि आपका क्या है इस केस में इसका एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोटेंशियोमीटर का ये टॉपिक समझ आया हो। अब पोटेंशियोमीटर के बाद होता है हमारे पास सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि ये पर्सन इतना सेंसिटिव है कि जिसको एक डांट मारो तो वो क्या रोने लग जाता है ना, सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी डिवाइस सेंसिटिव कब होता है, जब वो मेजर करता है स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एक छोटी सी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करते हैं किसी पर्टिकुलर गिवन लेंथ के लिए। अगर इसका ये लेंथ इतनी ले रखी है तो इसके लिए वो क्या कर देगा, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देगा, मेजर कर देगा।
ठीक है। तो उस केस में v इज इक्वल टू के एल होता है, हमें पता है के इज इक्वल टू वी बाई एल के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जितनी ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना ही कम क्या होगा उसकी सेंसिटिविटी होगी, या फिर जितना कम उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा डिवाइस क्या होगा सेंसिटिव। छोटी सी लेंथ के लिए भी क्या होगा उसका जो आपका वो है सेंसिटिव डिवाइस है वो सेंसिटिविटी को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो अब इसके साथ तो हमारा क्या था, पोटेंशियोमीटर कंप्लीट हो गया सेंसिटिविटी के साथ। लेकिन अगर हम बात करें उसकी डिफरेंस की कि पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियोमीटर का मैंने अभी आपको बताया था कि वो एक्यूरेटली हमारी पोटेंशियल ड्रॉप को मेज़र करता है, ईएमएफ को मेज़र करता है। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो हमारे ईएमएफ को एक्यूरेटली मेज़र ना करके अप्रॉक्सीमेटली मेज़र करता है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, इसमें सेंसिटिविटी जो होती है पोटेंशियोमीटर में बहुत ज़्यादा हाई रहती है, लेकिन जो आपका वोल्ट मीटर है उसकी सेंसिटिविटी बहुत लो रहती है। ये बेस करता है डिफ्लेक्शन मेथड पे, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे, और वो वोल्ट मीटर जो है वो सिंपल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। और इसको हम वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को हम सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके क्या थे, 3-4 पॉइंट्स थे वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में। अब आते हैं बात हमारी कॉमन टॉपिक्स हैं, हीटिंग इफेक्ट पावर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था, तो इसको इतना डिटेल में ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले बता रही हूँ। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि जूल्स जो थे वो साइंटिस्ट का नेम था, और उन्होंने क्या किया था, अपने नेम के बेसिस पे हीटिंग इफेक्ट का उत्तर दिया था। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोला गया था, और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इट मीन्स हीट एनर्जी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ये आप सभी को पता है। ठीक है, अब ये आया कैसे, हमने ये देखना था। हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ से आप चार्ज निकाल सकते हैं, I × T हो जाएगा। ठीक है, जब चार्ज फ्लो हुआ है तो इट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल था। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, यहाँ से वर्क डन निकाल लीजिए, पोटेंशियल इनटू चार्ज हो जाएगा। क्या आप इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड में पुट कर सकते हैं, क्यू की प्लेस पर करिए। W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू की प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, I × T पुट कर दिया। क्या आ गया बेटा आपके पास, VI। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका V होता है वो किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। जैसे ही आप इसके अंदर V के प्लेस पर IR पुट करेंगे, I × I कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R × T हो जाएगा। अब वर्क डन क्या है, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, कैपेसिटी टू वर्क इज नॉट एज एनर्जी। अब अगर मैं W की जगह H लिख दूँ तो क्या गलत होगा, क्योंकि W क्या है, वर्क डन है, एनर्जी है, और हीट भी क्या है, एनर्जी है आपके पास। यहाँ से हमने क्या करा, W इज इक्वल टू H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पुट कर। ठीक है, अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, या फिर I इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर मैं यहाँ पुट करूँ I इज इक्वल टू वी बाई आर को, तो कितना आएगा बेटा, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, R इंटू टी। एक R से R कैंसिल, आपके पास क्या रहेगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन सकता है किस चीज़ का, हीट एनर्जी का। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। ओके, ये क्योंकि आपने पहले कर चुके हैं तो इतना डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ, बस आपको थोड़ा सा बता दी थी फॉर्मूलाज कैसे आते हैं। अगर जिसने नहीं पढ़ा था तो प्लीज़ आप यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज द पावर। पावर क्या होता है, किसी काम के करने की क्षमता को, जैसे हम कहते हैं ना कि आई एम नॉट हैविंग मच पावर टू डू द वर्क, दिस वर्क, है ना। तो मैं इट मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम में मुझे काम करने में, मतलब मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस काम को कर सकूँ। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास क्षमता है तो मैं इट मीन्स आई एम हैविंग द पावर टू डू दैट वर्क इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो P इज इक्वल टू W/T फॉर्मूला होता है हमारे पास, और W कितना आया था हमारे पास, I स्क्वायर आर टी आया था। तो यहाँ पे टिक कर दीजिए I स्क्वायर आर टी, T से T कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, I स्क्वायर आर। इट मीन्स पावर का एक फॉर्मूला तो हो गया W/T वाला, और एक फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर आर पावर का। ठीक है, अब हमें पता है कि I इज इक्वल टू वी बाई आर ओम्स लॉ से होता है। क्या I की जगह हम V बाई आर पुट कर सकते हैं, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक R से R कैंसिल, तो क्या रहेगा आपके पास, V स्क्वायर बाई आर। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ओके, थर्ड फॉर्मूला सॉरी। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई। अब वी आई कैसे आया, वी आई कैसे लगाएंगे आप, देखिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला था P इज इक्वल टू W/T। ठीक है, W की जगह हमने क्या पुट कर दिया, VIT पुट कर दिया। अगर मैं इसको सिंपली भी करूँ तो इसको ना करके आप सिंपली देख लीजिए, T होता है W/2, W क्या हुआ, VIT, और नीचे भी क्या है T से T कैंसिल, तो आपके पास पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, P × 1। ये आ गया आपके पास फोर्थ इक्वेशन
फोर्थ फॉर्मूला आ गया पावर का, दैट इज V इंटू आई। तो यहाँ से हमने कितने पावर के फॉर्मूला निकाल दिए, 4 पावर के फॉर्मूलाज निकाल दिए। एक है P इज इक्वल टू W/2 वर्क डन बाय टाइम, एक है आई स्क्वायर आर। अगर आपके पास I और R गिवन है तो आप पावर का फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर आपके पास V और R गिवन है तो आप पावर का फॉर्मूला लगाएंगे V स्क्वायर बाय आर। और अगर आपके पास V और I गिवन है तो आप पावर का फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू V इंटू आई। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे पावर के, ये कुछ फॉर्मूलाज थे हीट एनर्जी के। लेकिन इसके साथ हमारी जो यूनिट होती है हीट एनर्जी की या पावर की, हीट एनर्जी की यूनिट होती है वो हमारी होती है जूल, ठीक है। और अगर हम पावर की बात करते हैं तो हमारी होती है वॉट, 1 वॉट, ठीक है। तो वॉट के साथ साथ हमारे पास किलोवाट भी पावर की यूनिट होती है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट होता है, 1 किलो में 10⁻³ होते हैं। अगर 1 मेगा बोला जाए तो 1 मेगा वॉट में होता है 10⁻6 वॉट। और अगर हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम यूनिट है पावर की, जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज में इंजीनियरिंग वगैरह में यूज़ होती है, दैट इज 746 वॉट, ठीक है। घोड़े की ताकत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसकी पावर कितनी होगी, दैट इज 746 वॉट के ऊपर होती है। इंडस्ट्रियल एरियाज में मैक्सिमम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और भी है कि अगर हम 1 किलोवाट आवर की बात करें, 1 किलोवाट आवर जो होती है वो कितने जूल के ऊपर होती है, ये आपने पढ़ भी रखा है, क्लास 9 में पढ़ा है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में कितने होते हैं बेटा, 1000 वॉट होते हैं। और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 10⁻5 वॉट सेकंड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 36 इंटू 10⁻5, ये हो गया जूल। वॉट सेकंड क्या हो गया बेटा आपका, जूल। अब अगर आपको डेसिमल लगाना है तो डेसिमल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10⁻6। इट मीन्स 1 किलोवाट आवर जो होती है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होती है। जहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि इतने पावर को हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। 1000 पावर वॉट की पावर को कंज्यूम कर सकते हैं कितने टाइम के अंदर, 1 आवर टाइम के अंदर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसकी 1 किलोवाट आवर की वैल्यू आ गई। तो आई होप आपको आज के टॉपिक समझ आए हों। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, दैट इज़ leteclasses@gmail.com। लेकिन प्लीज़ जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि जो बच्चे क्या कहते हैं फिजिक्स को बहुत टिपिकल मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो से हम कोशिश ये करते हैं कि आपको इजी से इजी मेथड करवाया जाए, बिल्कुल प्रॉपर्ली सॉल्व करवाया जाए, ताकि आप रट्टाफिकेशन ना करें, उसकी प्रॉपर्ली एक सॉल्यूशन लें। और प्लीज़ इन चीज़ों का आप नोट्स बनाइए, साथ के साथ कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यहाँ से देख कर नोट्स बनाएंगे, इससे बेटर नोट्स आपके कहीं नहीं बनेंगे। आप प्लीज़ यहाँ से करिए जितना भी है। उसके बाद जो आपके NCERT क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ आप उसको भी देखिएगा, उस सीरीज़ को। लेकिन इस सीरीज़ को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। अगर इस सीरीज़ को नहीं किया, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, तो पहले प्लीज़ अपनी पिछली सीरीज़ देखिए, उसके बाद ही ये सीरीज़ देखिएगा। और साथ में जितना हो सके बेटा प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ जो बच्चे अभी जुड़े हैं प्लीज़ साथ में बेल का नोटिफिकेशन आप वो करिए, ताकि हमें हमारी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच रहे। ये आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं दैट वी आर क्रॉसिंग 500 सब्सक्राइबर्स। So thank you so much to all the subscribers. I am very much thankful to all of you, those who have subscribed. तो प्लीज़ आप इसी तरह से अपना प्यार, अपना ब्लेसिंग्स जो है हम पे करते रहिए, ताकि हम अपने चैनल को ग्रो करते रहें और आपके लिए डेली की नई वीडियोस लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच।